नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या देश में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है? अगर नहीं तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के बीच राष्ट्र के संबोधन जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी पार्टी का प्रचार करने की खुली आजादी मिल गई है और चुनाव आयोग इस पे बिल्कुल खामोश बैठा है? आखिर 700 नागरिकों ने चुनाव आयोग से क्या डिमांड की है जिससे प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ 700 से अधिक नागरिकों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दूरदर्शन जैसे सरकारी मीडिया के दुरुपयोग और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसके अलावा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी के नेताओं द्वारा खुल के सांप्रदायिक भाषणबाजी की जा रही है, उस पे भी ज्ञानेश कुमार चुप्पी साध के बैठे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिससे पूरी पार्टी पे थू-थू हो रही है। तो आखिर वो 700 नागरिक कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे सरकारी मीडिया के दुरुपयोग और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है, और कैसे चुनाव आयोग बीजेपी के बचाव में दिन रात लगा हुआ है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। भारत में राष्ट्र के नाम संबोधन कभी कोई हल्की चीज नहीं रही। देश के सामने जब जब कोई भी भूतपूर्व संकट आया है या फिर कोई उपलब्धि या फिर से कोई नोटबंदी जैसे बड़े नीतिगत बदलावों की घोषणा करने के लिए इसको किया जाता है। ये हमेशा से एक ऐसा मंच रहा है जिसके माध्यम से देश के अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने जनता से बात करके कोई बड़ा फैसला सुनाया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भी अपनी चुनावी रैली का मंच बना के उसको रख दिया है। उन्होंने इस मंच से इतना हल्का उसको रखा कि जो है राष्ट्र के संबोधन को कोई सीरियसली अब नहीं लेता है। लोग इसे पीएम मोदी की एक्टिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं, क्योंकि अब अनेकों बार पीएम मोदी इस मंच पे आंसू बहा चुके हैं। चाहे वो किसानों के काले कानून वापस लेना हो या कोरोना काल में ताली थाली बजाने की बात करनी हो, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब 18 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने इसी मंच पे खड़े होकर वो करके महिला आरक्षण बिल पे संबोधन दिया, जहां उन्होंने राष्ट्र की बात करने के बजाय विपक्षी दलों पे राजनीतिक हमलों के लिए, और वो भी चुनाव से टाइम पे, सरकारी तंत्र का ऐसा गलत इस्तेमाल किया कि किसी ने एक शब्द नहीं बोला। चुनाव आयोग जो है गहरी नींद में था या फिर विपक्षी पार्टियां के वोट काटने में लगा था, किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि देश के कुछ जागरूक नागरिक जागे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। तकरीबन 714 नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की है, उनकी जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पे 33% महिला आरक्षण को लेकर हमला बोला है, जो कि चुनावी माहौल में पक्षपातपूर्ण प्रचार की श्रेणी में आता है। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र और सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए किया गया है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना प्रभावित होती है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी का भाषण दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों पर प्रसारित किया गया। चुनाव के समय इसका इस्तेमाल एक तरह से चुनावी और पक्षपातपूर्ण प्रचार है। सरकारी पैसे से चलने वाले मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करने पे सत्ताधारी पार्टी को एक तरफा फायदा मिलता है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि अगर ये संबोधन चुनाव आयोग के पहले से ली गई अनुमति के बिना प्रसारित किया गया है तो यह आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। अब देखिए, इस वक्त असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और वहां चुनाव आचार संहिता लागू है। इसके वोटों की गिनती जो है 4 मई को होनी है। आचार संहिता का कड़ा नियम है कि कोई भी मंत्री अपने सरकारी कामकाज को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकता। चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी संसाधनों और मशीनरी का इस्तेमाल करने पे पूरी तरह रोक होती है। इस पत्र के जरिए चुनाव आयोग से कई मांगे की गई हैं, जैसे चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के भाषण के कंटेंट और तरीके दोनों की जांच करे, उचित कानूनी कार्रवाई करे। अगर चुनाव आयोग ने पहले से इस प्रसारण की अनुमति दी थी तो सरकारी टीवी और रेडियो पे विपक्षी दलों को भी अपनी बात रखने के लिए बराबर का समय दिया जाना चाहिए। अगर ये पाया जाता है कि भाषण ने नियमों के तोड़ा है तो इसे
सभी सरकारी प्लेटफॉर्म से तुरंत ही हटा दिया जाना चाहिए। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में समाज के कई जाने माने लोग शामिल हैं, जैसे दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयति घोष, जाने माने संगीतकार और लेखक टीएम कृष्णा, पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा जैसे लोग शामिल हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग को चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और तुरंत कदम उठाने चाहिए। अब देखिए, 18 अप्रैल को दिए राष्ट्र के नाम अपने संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा था कि देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पे थी। मुझे भी देख के दुख हुआ कि नारी शक्ति का ये प्रस्ताव जब गिरा तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसे परिवारवादी पार्टियां खुशियां मना रही थी। ऐसे लोगों को इस देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। अब देखिए, करीब 30 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कई बार कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत तमाम विपक्षी दलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कांग्रेस का 59 बार जिक्र किया और महिलाओं का केवल कुछ ही बार। इससे देश को उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात पे हैरानी जता रहे थे कि पीएम मोदी ने जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश की है, वैसे आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। एक्सपर्ट्स का मानना था कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी और डीएमके को निशाने पे लिया, उसके जरिए उनकी नजर इन दोनों राज्यों में होने वाले चुनावों में महिला वोटर्स को साधने की है। अब देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है कि देश के कुछ गिने चुने लोगों ने मोदी के इस चुनावी स्टंट के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने शिकायत ही चुनाव आयोग से की है, जो पहले अपनी आबरू को भाजपा के नाम पे वो बेच चुका है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो बकायदा पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बीजेपी के नेता खुलेआम हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का बयान वो दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रेंग रही। वो कुछ भी अंट का संट बोल के चले जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक एक्शन नहीं ले रहा है, एक भी। अभी हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसा ब्लंडर कर दिया जो बच्चे भी पकड़ लें। दरअसल नाम बदलने पे एक्सपर्ट्स यूपी सीएम की पश्चिम बंगाल में जम के फजीहत हो रही है, जब उन्होंने एक रैली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मशहूर नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" को स्वामी विवेकानंद के नाम पे चिपका दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बस योगी का इतना कहना था कि उनकी सोशल मीडिया पे जम के ट्रोलिंग होने लग गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मौका नहीं छोड़ा। महुआ ने योगी के बुलडोजर बुद्धि कहते हुए कहा कि पहले अपने तथ्य सही कर लीजिए। महुआ के इस कमेंट को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए लिखा कि नाम बदलने वालों का ही नाम बदल दिया। अब आखिर में सवाल वहीं खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र में सत्ता इतनी ताकतवर हो चुकी है कि नियम सिर्फ कागजों पे सीमित रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन अगर चुनावी मंच बनता है तो चुनाव आयोग चुप रहता है तो निष्पक्षता पे सवाल उठना लाजमी है। 700 से ज्यादा जागरूक नागरिकों की आवाज इस बात का संकेत है कि जनता सब देख रही है, लेकिन जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं करता तब तक ऐसे मुद्दे सिर्फ बहस बन के रह जाएंगे और लोकतंत्र की साख पे दाग गहराता जाएगा। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।